गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। हमारा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का। लेकिन फटाफट टाइम्स नाउ भारत के ऑपरेशन आंदोलन जीवी का बड़ा असर। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर बोले, अन्नदाता से नहीं होनी चाहिए धोखाधड़ी। अन्ना हजारे ने जालना में किसान रैली का किया ऐलान। अन्ना हजारे इसी महीने किसान रैली करेंगे, तारीख का ऐलान जल्द होगा। अन्ना हजारे ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। 25,000 करोड़ के घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग। पीएम को भी भेजी गई चिट्ठी की कॉपी। टाइम्स नाउ भारत के ऑपरेशन आंदोलन जीवी में बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र के जालना में किसानों की जमीन नेताओं ने हड़पी। जालना की रामनगर शुगर फैक्ट्री में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। किसानों ने अजीत पवार और शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर पर लगाया आरोप। गुजरात के 50 लाख कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संवाद। नमो ऐप के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के बाकी बचे उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आज आ सकती है। दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आज कांग्रेस सीईसी की बैठक। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगे। 100 सीट पर उम्मीदवारों की होगी चर्चा। कांग्रेस ने पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। राहुल, प्रियंका के साथ सोनिया और मनमोहन भी लिस्ट में शामिल। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में 159 प्रत्याशियों के नाम। अखिलेश कदहल से लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने 31 मुस्लिमों और 12 यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया है। 64 ओबीसी प्रत्याशियों को भी टिकट। जेल में बंद आजम खान को समाजवादी पार्टी ने रामपुर से टिकट दिया है। आजम खान ने नामांकन के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। आज मामले में सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर केपी मौर्य ने निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, लिस्ट नहीं है, अपराध वही है, ये वही सपा है जिससे जनता खफा है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर संबित पात्रा ने कहा, गुंडों और अपराधियों को प्रत्याशी बनाना समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। एसपी के पूर्व मंत्री के बेटे पर लड़की के अपहरण का आरोप। पीड़ित की मां अखिलेश यादव की कार के सामने आई, बेटी के लिए मांगी मदद। एसपी नेता के बेटे पर अपहरण के आरोप पर संबित पात्रा ने निशाना साधा। समाजवादी पार्टी को समाज के प्रति असंवेदनशील बताया। एसपी के 300 यूनिट फ्री बिजली अभियान की शिकायत। एडिशनल सीओ ने कहा, जांच के बाद होगी कार्रवाई। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। जलालपुर से एसपी विधायक सुभाष राय बीजेपी में शामिल। स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी नेता अनिल वर्मा भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी ने ट्वीट कर स्वागत किया। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। सुल्तानपुर की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वाराणसी में सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की डिजिटल विकास यात्रा। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं से संवाद करेगी। मेरठ में सीवाल खास से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पथराव। आरएलडी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। घटना का वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। हरीश रावत रामनगर से और हरक सिंह रावत की बहू को लैंसडाउन से टिकट दिया गया। हरक सिंह रावत ने टाइम्स नाउ भारत से बातचीत की। कहा, मैंने टिकट के लिए बीजेपी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे गलतफहमी के चलते निष्कासित किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा दावा। कहा, सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान के पीएम ने अनुरोध किया था, मैंने मना कर दिया। कैप्टन अमरिंदर ने कहा, मैंने 20 जुलाई को सिद्धू को कैबिनेट से निकाल दिया, वो इस काबिल थे ही नहीं, उन्होंने 70 दिन एक ही फाइल पर काम नहीं किया।
बीजेपी के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग, भड़काऊ बयान देने का आरोप। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल छिड़ककर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने आत्मदाह का प्रयास किया। जोगेंद्र सिंह नामांकन पत्र रद्द होने से नाराज थे। राम जन्मभूमि में चबूतरे पर मंदिर के फर्श का कार्य शुरू, कर्नाटक के ग्रेनाइट से सजाया जा रहा है चबूतरा। बजट सत्र पर कोविड प्रोटोकॉल होगा लागू। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे शुरू होगी। 2 फरवरी से लागू होंगे नए प्रोटोकॉल। गहलोत सरकार ने खरीदी 30 नई गाड़ियां, चमचमाती नई गाड़ियों में दिखेंगे मंत्री, विपक्ष ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में मंत्री डहरिया के कार्यक्रम में मारपीट और धक्का मुक्की, वीडियो वायरल होने से मची खलबली। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पैरों पर गिरकर न्याय मांगने लगी महिला, मंत्री ने एसपी को मदद के निर्देश दिए। बिहार में पर्यटन मंत्री के बेटे ने गोली चलाने को लेकर डिप्टी सीएम का बयान, कहा मुझे इस बात की जानकारी नहीं। दिल्ली में अब साल में 3 दिन ही बंद रहेंगी शराब की दुकानें। नई आबकारी नीति के तहत अब 21 दिनों का नहीं होगा ड्राई डे। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, फिल्म वाई आई किल गांधी को बैन करने की मांग। सांसद अर्जुन सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, बोले बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं ममता बनर्जी। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव अगरतला में आरएसएस मुख्यालय पहुंचे, मोहन भागवत से की मुलाकात। शिवराज सिंह चौहान मुरैना पहुंचे, बूथ विस्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ रहे। फिर सामने आई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की खटास, नोकझोंक का वीडियो हुआ वायरल। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा मीटिंग में कलेक्टर से उलझी, वीआईपी रोड पर बनी मजार को लेकर हुई बहस। 26 जनवरी को लेकर बीएसएफ के जवान अलर्ट, पाकिस्तान भारत की शांति भंग करने की कोशिश कर सकता है, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट। पाक सीमा पर बीएसएफ गश्ती दल को मिलेगी ड्रोन भेदी बंदूकें, 2.5 किलोमीटर दूर से ड्रोन पर लगाएंगे निशाना। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, 500 से ज्यादा कैमरों से रखी जा रही है निगरानी। कोरोना को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, आज 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। मनसुख मांडविया, कोरोना की स्थिति पर होगी चर्चा। मनसुख मांडविया ने सीजीएचएस की नई वेबसाइट माई सीजीएचएस ऐप किया लॉन्च, 40 लाख लोगों को होगा इसका फायदा। दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार कोविड संक्रमित, ट्वीट कर जानकारी दी, बताया फिक्र की कोई बात नहीं। लता मंगेशकर की हालत में थोड़ा सुधार, अब भी आईसीयू में भर्ती, डॉक्टरों ने लोगों से प्रार्थना करने की अपील की। ओमाइक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ का बयान, कहा ओमाइक्रॉन कोरोना का आखिरी वेरिएंट होगा, यह मानना गलत। कोरोना के 2 सालों में लगभग 350 मिलियन केस सामने आए, लगभग 5.5 मिलियन लोगों की मौत हुई, डब्ल्यूएचओ ने यह जानकारी दी। देश में 15 फरवरी तक सुस्त पड़ जाएगी कोरोना की रफ्तार, कुछ राज्यों और मेट्रो शहरों में कम हुए कोविड केस। फाइजर वैक्सीन की 3 डोज ओमाइक्रॉन के असर को खत्म कर सकती है, एक स्टडी में यह दावा किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ओमाइक्रॉन के नए वेरिएंट से हड़कंप, 12 लोग नए वेरिएंट से संक्रमित, 6 बच्चे भी शामिल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,286 नए केस सामने आए, ओमाइक्रॉन के 86 नए केस मिले। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,857 नए मामले सामने आए, 11 की मौत हुई। दिल्ली में घटे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,760 नए केस, 30 लोगों की संक्रमण से मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 11 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। तेलंगाना में कोरोना के लगभग 4,000 नए केस, 3 लोगों की संक्रमण से मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोविड के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 14,502 मामले।
जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोविड के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 8 की संक्रमण से मौत हुई है। यूपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 25 करोड़ के पार। बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,830 नए मामले सामने आए। लेह में कोरोना गाइडलाइन में छूट, 25% की सिटिंग कैपेसिटी या 20 छात्रों के साथ ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति। 6000 एनजीओ के लाइसेंस खत्म करने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा के जीवित होने का दावा किया। कोर्ट को हाथों से लिखा पत्र सौंपा। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट से शर्जील इमाम को झटका। दिल्ली दंगे में शर्जील पर देशद्रोह, यूएपीए के आरोप लगाए गए। शर्जील ने भड़काऊ बयान दिए थे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, राइफल और अन्य सामान बरामद। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। हथियारों के साथ टिल्लू गैंग के 2 कुख्यात तस्कर गिरफ्तार। पटना पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का खुलासा किया। 5 आरोपी गिरफ्तार। लूटा गया सामान भी बरामद। कोझिकोड में पुलिस ने एक यात्री से 190 ग्राम के 8 सोने के सिक्के बरामद किए। युवक दुबई के सिक्के छिपाकर ला रहा था। मुंबई के घाटकोपर में एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई। एक ड्रग डीलर गिरफ्तार। मुंबई में एंटी ड्रामेटिक्स सेल ने जब्त की 115 किलो ड्रग्स। 2 ड्रग पैडलर्स गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में अलवा जैसा कांड। 17 साल की नाबालिग मूक बधिर के साथ सामूहिक दुष्कर्म। बच्ची को अस्पताल में दाखिल कराया। अयोध्या में ट्रेन पलटने की साजिश। पटरी के 6 बोल्ट गायब। ट्रैक की मरम्मत के बाद अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के बसी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन पकड़ने के चक्कर में युवक का पैर फिसला। आरपीएफ के जवान ने बचाई जान। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट से नाराज अभ्यर्थियों का पटना और आरा के स्टेशनों पर प्रदर्शन। डीडीयू की कई ट्रेनों का रूट बदला गया। गुजरात के गांधीधाम में ट्रक ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। 3 लोगों की मौत। जेसीबी से निकाले गए शव। महाराष्ट्र में वेलापाले में काटा गया 100 साल पुराना पीपल का पेड़। रोकने पर एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया। बेतिया के धीरज ने मगरमच्छ से भाई की बचाई जान। मिलेगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पीएम से बात करते हुए धीरज ने कहा, फौजी बनकर देश की सेवा करूंगा। पुणे के हिंजवाड़ी में 3 तेंदुए रेस्क्यू। वन विभाग की देखरेख में रखे गए सभी तेंदुए। सागर में घोड़े पर दलित दूल्हे ने निकाली बारात। इलाके के दबंगों ने घर पर किया पथराव। गाड़ी पर भी की तोड़फोड़। सरकार मोबाइल फोन के लिए स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने को परिवेश उपलब्ध कराएगी। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जानकारी दी। पाकिस्तान ने आज 20 मछुआरों को रिहा किया। गुजरात प्रशासन की टीम आज उन्हें लेकर अमृतसर से रवाना होगी। यूक्रेन की मदद के लिए नाटो ने पूर्वी यूरोप में भेजे लड़ाकू विमान और युद्धपोत। अमेरिकी राजनयिकों के परिवार के साथ यूक्रेन छोड़ा। यूक्रेन पर रूस के हमले के कयास तेज हुए। अबुधाबी की वायुसेना का यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक। एक मिसाइल लॉन्चिंग साइट को निशाना बनाया। बुर्किना फासो में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी। राष्ट्रपति को विद्रोही सैनिकों ने सैनिक कैंप में बंदी बनाया। ऑक्सफोर्ड हाई शूटिंग के लगभग 2 महीने के बाद फिर से खुला। 30 नवंबर को 4 छात्रों की मौत के बाद बंद कर दिया गया। चिली में नई सरकार बनी। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक की कैबिनेट के 24 सदस्यों में 14 महिलाएं शामिल हैं। कुछ पूर्व स्टूडेंट यूनियन के नेता भी शामिल किए गए। मुंबई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नया नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने पर विवाद। वीएचपी ने कहा, शांति भंग करने की मंशा। 26 जनवरी को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम का ऐलान हो सकता है। कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। लखनऊ आईपीएल टीम के नाम का ऐलान। लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से खेलेगी लखनऊ की टीम। आईसीसी महिलाओं की क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी स्मृति मंधाना। करियर में दूसरी बार जीता खिताब। ब्रैंडन टेलर ने स्पॉट फिक्सिंग को लेकर किया बड़ा खुलासा। क्रिकेटर का आरोप, भारतीय बिजनेसमैन ने स्पॉट फिक्सिंग के लिए ब्लैकमेल किया, कोकेन भी खिलाई। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को असम गौरव पुरस्कार। बेटी वामिका की फोटो लीक होने पर विराट कोहली की अपील। लोगों से बेटी की तस्वीर क्लिक और पोस्ट न करने के लिए कहा। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी से मौसम खुशनुमा। 4 फीट तक बर्फ की सफेद चादर से ढका बद्रीनाथ धाम। जनवरी में ही ठंड से दिल्ली में हुई 145 बेघरों की मौत।
सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नाम की एनजीओ का दावा। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में अगले 7 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने के बाद अब 1 मिनट में तमाम अहम खबरें देखने का वक्त है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में नमो ऐप के जरिए 50 लाख सदस्यों से बातचीत करेंगे। 1 मिनट में ये पूरी खबर समझिए। गुजरात में इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। बीजेपी अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में बड़ा वर्चुअल कार्यक्रम है। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए 50 लाख बीजेपी सदस्यों से संवाद करेंगे, जिसमें राज्य के 5 कमेटियों के सदस्य भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद समेत सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम के बाद ही आगामी विधानसभा चुनाव का औपचारिक आगाज होगा। बीजेपी ने आज के कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। गुजरात बीजेपी के प्रमुख सीआर पाटिल ने राज्य के 579 मंडल के 40,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल चर्चा कर चुके हैं। लगातार गुजरात बीजेपी के नेता अलग अलग विधानसभा इलाके का दौरा कर जनता से संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने बाकी बचे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। 1 मिनट के भीतर इस पूरी खबर की डिटेल को समझिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और गठबंधन के साथियों के साथ सीट बंटवारों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक बीजेपी सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। गठबंधन के लिए सीटों का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। एक सीट के लिए माथापच्ची की जा रही है। एक समीकरण देखे जा रहे हैं, लिहाजा बैठकों का दौर जारी है। आज फिर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। पार्टी मुख्यालय में 11:15 बजे से ये बैठक होगी। इससे पहले भी कई राउंड की बैठक हो चुकी है। रविवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, बीजेपी यूपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे। करीब 2.5 घंटे तक अमित शाह और जेपी नड्डा ने अलग से चर्चा भी की थी, लेकिन सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। दूसरी लिस्ट में सिर्फ 2 नाम थे और तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था। और कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। इस लिस्ट में अब ये खुलासा हो गया है कि रामनगर से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सोमवार रात जारी की गई इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल है। हरीश रावत रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत का मुकाबला बीजेपी के दीवान सिंह बिष्ट से होगा। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हरक सिंह रावत को मैदान में नहीं उतारा गया है, लेकिन लैंसडाउन विधानसभा सीट से उनकी बहू अनुकृति गुसाई को टिकट दिया गया है। हालांकि रामनगर सीट से सबसे बड़े दावेदार रणजीत सिंह रावत को कांग्रेस सल्ट सीट पर शिफ्ट होने के लिए मना रही है। सल्ट समेत 6 सीटों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, यानी 6 सीटों पर अभी नाम तय नहीं हुए हैं। इसके अलावा देहरादून की कैंट सीट पर कांग्रेस ने फिर से सूर्यकांत धस्माना को टिकट दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 53 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, वहीं नतीजे 10 मार्च को आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 29 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी और 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उत्तराखंड में इस बार बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रही है। और रेलवे परीक्षा परिणामों को लेकर पटना में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। बिहार में रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के परिणामों से गुस्साए अभ्यर्थियों ने सोमवार को पटना रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया। नतीजे सामने आने के बाद नाराज छात्रों ने घंटों ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। काफी मशक्कत के बाद भी जब अभ्यर्थी नहीं माने तो पटना के राजेंद्र नगर पर जमा रेलवे की परीक्षा में असफल छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरआरबी ने 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसके नतीजों में बोर्ड ने कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन कर लिया है।
राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया। कई ट्रेनें तो रद्द भी करनी पड़ी और कई रेलगाड़ियों के आवागमन में देरी हुई। सोमवार दोपहर के बाद से ही राजेंद्र नगर स्टेशन पर रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के अभ्यर्थी जुटना शुरू हो गए थे और नतीजों में भारी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। इसी बीच रेलवे के अधिकारी भी आक्रोशित अभ्यर्थियों को रेलवे ट्रैक खाली करने की गुहार लगाते रहे, मगर सैकड़ों की संख्या में मौजूद अभ्यर्थी स्टेशन खाली करने को तैयार नहीं थे और पूरी तरीके से राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया था। और रिपब्लिक डे पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। क्या है तैयारियां, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गणतंत्र दिवस पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा राजपथ और उसके आसपास फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए हैं। कोई भी अपराधी, आतंकी या फिर संदिग्ध इस कैमरे की नजर से बच नहीं सकता। कैमरा तुरंत उसकी पहचान करके कंट्रोल रूम की इसकी जानकारी दे देगी। सिस्टम में 50,000 संदिग्ध अपराधियों का डाटाबेस है। 3 कंट्रोल रूम से करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे राजपथ पर नजरें टिकाई हैं। राजधानी दिल्ली 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पूरी तरीके से तैयार है और तैयार हैं दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां। समारोह स्थल पर आने के लिए 6 एंट्री गेट बनाए गए हैं, जिनको इस तरीके के 30 ब्रिजेस से जोड़ा गया है और इन ब्रिजेस पर आने वाले लोगों की पहचान के लिए एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया, यानी कि FRS सॉफ्टवेयर जहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। अगर कोई भी संदिग्ध यहाँ से होकर गुजरता है, जो कैमरा आपको दिख रहा है उस कैमरे में उसकी फोटो आ जाएगी और यहाँ बैठे पुलिस के जवान उसको तुरंत कैच कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज का, जो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट आ जा सकती है। इसे लेकर दिल्ली में सुबह सुबह करीब 11:15 बजे पार्टी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक है। इससे पहले कल उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। तो अभी भी कुछ नाम बाकी हैं, कुछ प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाने बाकी हैं और ऐसी खबर आ रही कि आज इसे लेकर 11:45 पर बीजेपी पार्टी मुख्यालय में बैठक है, जिसमें फाइनल उम्मीदवारों के नाम की जो लिस्ट है बीजेपी जारी कर सकती है। और इसके लिए कल भी मंथन चलता रहा। सभी वरिष्ठ नेता अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, ये तमाम नेता कल बैठक में शामिल थे और आज ऐसी उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के जो बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट है आज आ सकती है। आपको बता दें 7 चरणों में 5 राज्यों में चुनाव होने, और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कुल 7 चरणों में चुनाव है। पहले चरण में 58, दूसरे चरण में 55, उसके बाद 59, 60, फिर 60, 57 और 54 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनावों की जो शुरुआत है वो 10 तारीख से शुरू होगी और करीब 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तो 10 फरवरी से चुनावों की शुरुआत, 10 मार्च को नतीजे, और इससे पहले बीजेपी जो बाकी बचे उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी कर सकती है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री मोदी आज नमो ऐप के जरिए गुजरात के 50 लाख बीजेपी सदस्यों से संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मंत्री, विधायक और सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम के बाद ही आगामी विधानसभा चुनाव का औपचारिक आगाज होगा। गुजरात में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। तो बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम में तमाम बड़े लीडर्स भी होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और सूत्र ये बताते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद ही, कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद ही आगामी विधानसभा चुनाव की औपचारिक तारीखों का ऐलान होगा। तो गुजरात के कार्यकर्ताओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और ऐसी खबर आ रही है कि इस संवाद के बाद 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद गुजरात में औपचारिक रूप से विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होगा, औपचारिक आगाज होगा। गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक सभी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस संवाद का हिस्सा होंगे।
और ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब वक्त हो चला है सुपर 30 सेगमेंट का, जिसमें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चुनाव और राजनीति से जुड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और गठबंधन के साथियों के साथ सीट बंटवारों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक बीजेपी सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। गठबंधन के लिए सीटों का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। एक एक सीट के लिए माथापच्ची की जा रही है, एक एक समीकरण देखे जा रहे हैं, लिहाजा बैठकों का दौर जारी है। आज फिर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। पार्टी मुख्यालय में 11:15 बजे से ये बैठक होगी। इससे पहले भी कई राउंड की बैठक हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 159 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच जेल में बंद एसपी सांसद आजम खान रामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। आजम खान ने अपने वकील के जरिए एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिस पर कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में 23 महीने से बंद है। उनके खिलाफ कई थानों में करीब 100 मुकदमे दर्ज है। इनमें कुछ मामलों में उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जो अभी तक लंबित है। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट आजम खान को नामांकन की परमिशन देता है या नहीं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सोमवार रात जारी की गई इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल है। हरीश रावत रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत का मुकाबला बीजेपी के दीवान सिंह बिष्ट से होगा। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हरक सिंह रावत को मैदान में नहीं उतारा गया है, लेकिन लैंसडाउन विधानसभा सीट से उनकी बहू अनुकृति गुसाई को टिकट दिया गया है। हालांकि रामनगर सीट से सबसे बड़े दावेदार रणजीत सिंह रावत को कांग्रेस सल्ट सीट पर शिफ्ट होने के लिए मना रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी भी वर्चुअली शामिल होंगे। प्रदेश के करीब 100 सीटों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर लगाई जाएगी। यूपी में किस तरह से पार्टी को हाशिए से निकालकर मुख्य मुकाबले में लाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी समेत पार्टी लगातार मंथन कर रही है। खासकर यूपी में महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रियंका ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। मेरठ में सिवाल खास से बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पथराव का मामला सामने आया है। मेरठ के छुर्र गांव में मनिंदर पाल के काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव का आरोप आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। जाट बाहुल्य इलाके में ग्रामीणों की भीड़ ने प्रत्याशी के काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया, जिसकी वजह से 4 गाड़ियों के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि भीड़ में शामिल लोगों के पास राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी के झंडे थे। इस दौरान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार में यूपी चुनाव के बहाने नीतीश के 2 करीबियों में सियासी जंग तेज हो गई है। आरसीपी सिंह के खिलाफ ललन सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन नहीं होने का ठीकरा जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह पर फोड़ दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि आरसीपी सिंह ने कहा था कि बीजेपी यूपी में जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है और बीजेपी ने जेडीयू से चुनाव लड़ने वाली सीटों की लिस्ट भी मांगी है। इसी को लेकर ललन सिंह अब आरसीपी सिंह पर हमलावर हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच तकरार सतह पर आ गई है। दोनों के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी आपके थ्रू समय मांगे। तो जवाब में कमलनाथ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि दैट इज ट्रू। अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आपके थ्रू समय मांगे, रोज बढ़ती जा रही है। वीडियो 21 जनवरी का है, जब सीएम से मिलने के लिए दिग्विजय किसानों के साथ धरने पर बैठे थे और कमलनाथ भी वहां पर पहुंचे थे। गुजरात में इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। बीजेपी अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में बड़ा वर्चुअल कार्यक्रम है। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए 50 लाख बीजेपी सदस्यों से संवाद करेंगे, जिसमें राज्य के 5 कमेटियों के सदस्य भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद समेत सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। दिल्ली में अब साल में सिर्फ 3 दिन को छोड़कर बाकी दिन आपको दुकानों पर शराब मिल जाएगी। ये हम नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार कह रही है।
दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत ड्राई डे की संख्या घटाकर केवल 3 दिन कर दी है। पहले ये संख्या 21 दिन थी। धार्मिक त्योहारों, महान नेताओं के जन्म दिवस और जयंती को मिलाकर दिल्ली में साल भर में 21 ड्राई डे होते थे। लेकिन अब 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के दिन ही ड्राई डे रहेगा। हालांकि सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक ड्राई डे के इन 3 दिनों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध L15 लाइसेंस वाले होटलों में लागू नहीं होगा। गणतंत्र दिवस पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा राजपथ और उसके आसपास फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए हैं। कोई भी अपराधी, आतंकी या फिर संदिग्ध इस कैमरे की नजर से बच नहीं सकता। कैमरा तुरंत उसकी पहचान करके कंट्रोल रूम की इसकी जानकारी दे देगी। सिस्टम में 50,000 संदिग्ध अपराधियों का डाटाबेस है। 3 कंट्रोल रूम से करीब 500 से ज्यादा CCTV कैमरे राजपथ पर नजरें टिकाई हैं। भोपाल शहर में अवैध मस्जिदों और मजारों के निर्माण को लेकर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुखर है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अधिकारियों को किसी भी तरह के अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन शहर के विकास से किसी तरह समझौता नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से लौटे भारतीय कैदियों को लेने के लिए गुजरात प्रशासन की टीम पहुंच गई है। आज इन्हें लेकर टीम अमृतसर से रवाना होगी। कल कस्टम चेक के बाद इनकी कोविड जांच की गई और इन्हें इमिग्रेशन क्षेत्र में लाया गया। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद BSF अधिकारियों ने इन भारतीय कैदियों को जिला प्रशासन के हवाले कर दिया था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में कराची की लांडी जेल से रिहा ये मछुआरे साल 2017 के दौरान अलग अलग वक्त में मछलियां पकड़ते वक्त समुद्र में उतरे थे और भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए थे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अगर सही तरीके से लड़ी जाए तो ये इस साल के आखिर तक खत्म हो सकता है। ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कही है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने कोरोना महामारी पर बड़ा बयान दिया है। टेड्रोस ने कहा है कि ओमाइक्रोन को कोरोना का आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक हो सकता है। UN हेल्थ एजेंसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा कि अगर महामारी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर उपाय किए जाते हैं तो 2022 के आखिर तक ये खत्म हो सकती है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमित मरीजों की संख्या में कभी कमी तो कभी तेजी देखी जा रही है। देश में बीते 24 घंटे में 3,06,000 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जो कि रविवार की तुलना में 27,669 कम हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 439 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय पॉजिटिविटी रेट 17.78% है। इसी बीच कोरोना महामारी के संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। मंडाविया सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर मंथन करेंगे। और 1 मिनट के भीतर तमाम बड़ी खबरें देखने के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हमारी खबर का असर हुआ है टाइम्स नाउ भारत के ऑपरेशन आंदोलनजीवी का बड़ा असर देखने को मिला। टाइम्स नाउ भारत के खुलासे के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। कृषि मंत्री ने कहा कि अन्नदाता से धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कल टाइम्स नाउ भारत ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, ऑपरेशन आंदोलनजीवी, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ था। इस खुलासे के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने अन्नदाता के साथ, किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। किसान अन्नदाता है। किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी सरकार को किसान के साथ धोखाधड़ी करने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। जो महाराष्ट्र में विषय आया है उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए और जो दोषी हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी सर इस मामले में? देखिए, जब केंद्र पर विषय आएगा, ये राज्य का विषय है, जब केंद्र पर विषय आएगा तो केंद्र की दृष्टि से देखेंगे। चलिए रुक करते हैं इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर का। टाइम्स नाउ भारत के ऑपरेशन आंदोलनजीवी के बाद समाजसेवी अन्ना हजारे ने जालना में किसान रैली करने का ऐलान किया। अन्ना हजारे इसी महीने किसान रैली कर सकते हैं। अन्ना की रैली की तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। इतना ही नहीं, टाइम्स नाउ भारत के ऑपरेशन आंदोलनजीवी के बाद समाजसेवी अन्ना हजारे ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो चिट्ठी है जो अन्ना हजारे ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए लिखी है। साथ ही साथ इस चिट्ठी की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी
भेजी गई है। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन आंदोलनजीवी दिखाए जाने के बाद अन्ना हजारे ने जालना में किसान रैली करने का ऐलान किया है, जिसकी तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा ऑपरेशन आंदोलनजीवी दिखाए जाने के बाद अन्ना ने चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई है। साथ ही साथ वो चिट्ठी अमित शाह को भी भेजी गई है। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जांच की बात कही है, तो उस समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर हाई लेवल जांच कराने की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर हमारे खुलासे में ऐसा क्या है जिस पर हड़कंप मचा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। ये हजारों लोगों के योगदान से ये कारखाना खड़ा रहा। इसमें तो हजारों चोर है हमारे महाराष्ट्र में। कामगारों को दिए नहीं पैसे, काश्तकारों को दिए नहीं, शेयर होल्डर को। शरद पवार और अजित पवार, इनका सब एक खेल है। एक नहीं कई उंगलियां उठ रही हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की ओर। किसी ने कहा कि एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार ने उनका सब कुछ लूट लिया, तो किसी ने कहा कि शिवसेना ने एनसीपी के साथ मिलकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शुगर फैक्ट्री का भ्रष्टाचार है, ये पूरा प्लानिंग करके किया है, प्लानिंग। अली बाबा बोले तो भी चलता है, क्योंकि वो तो 40 चोर थे, लेकिन इसमें तो हजारों चोर है हमारे महाराष्ट्र में, सहकार लूटने वाले। उसके ये शरद जी पवार और उनके भतीजे अजित दादा इसके मास्टरमाइंड है। आखिर कौन है ये लोग, क्यों इनकी पीड़ा में एनसीपी और शिवसेना खलनायक जैसी दिखी? तो ये विस्फोटक खुलासा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए महाराष्ट्र के उस जिले में जहां हमें एक नहीं कई किसानों ने मिलकर सुनाया उनके साथ हुए सियासी छल का चौंकाने वाला किस्सा। मुंबई से 400 किलोमीटर दूर यह है महाराष्ट्र का जालना जिला। और यह है इस जालना जिले की वो सहकार शुगर फैक्ट्री जिसमें हुए महा घोटाले का सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता गौरव श्रीवास्तव 5 दिन पहले ही जालना पहुंच चुके थे। इसी सिलसिले में पड़ताल करते हुए जालना में सबसे पहले संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की नजर सड़क किनारे चल रहे इस कोल्हू के बैल पर पड़ी। 21वीं सदी की एक हैरान करने वाली तस्वीर, जहां टेंट के नीचे ये कोल्हू का बैल चल रहा था और सफेद शर्ट पहने ये व्यक्ति इस कोल्हू से गन्ने का रस निकालने के काम में जुटा था। संवाददाता गौरव को छानबीन में पता चला कि ये उन 8000 किसानों में शामिल थे जो कभी जालना की शुगर फैक्ट्री के मालिकों में से एक थे। तब 15 एकड़ खेत में उगाए गन्ने को फैक्ट्री में बेचते थे। उस वक्त ये फैक्ट्री के 5 शेयर खरीदकर उसके हिस्सेदार भी थे, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद आज ये इस हालत में पहुंच गए। जालना शुगर कारखाना बर्बाद क्या हुआ, उसने किसानों को भी बर्बाद करके रख दिया। और आज गन्ना किसान इस हालात में हैं कि वो इस तरह से कोल्हू चलाकर गन्ने का रस बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो किसान जो एक वक्त अपना गन्ना जालना की शुगर मिल में बेचते थे, पैसा कमाते थे, आज उनकी स्थिति ये हो गई है। 15 एकड़ गन्ना लगाते थे जब फैक्ट्री चालू थी जब, और आज सब्जी खाली कोल्हू के लिए 1 एकड़ गन्ना लगाता हूँ सब्जी में। कितना फर्क आया आपकी कमाई में? आर्थिक स्थिति कितनी बुरी हुई फैक्ट्री? बहुत बुरी हाल है। सब्जी कारखाना बंद होने की वजह से मेरा जो मुख्य पीक था वो गन्ना ही था, और गन्ना बोना ही नहीं, हमारा आसपास कारखाना है ही नहीं सब्जी। ये बर्बादी के दिन कब से शुरू हुए फैक्ट्री के? क्या फैक्ट्री के बर्बादी के दिन जब शुरू हो गए, हमारे जो नेता थे बाला साहब पवार, वो साहब जी गुजर गए,
और ये बाकी के जो सत्तारूढ़ बाकी के लोग जो आ गए, ये शिवसेना वगैरह, ये बाकी के पक्षी जो लोग आ गए, ये इन्होंने सब कारखाना खा लिया साहब जी। लेना पड़ा। जालना में क्या ये इकलौते किसान थे जो नेताओं की जालसाजी का शिकार हुए, या इनके जैसे कई और किसान भी हैं? तो ये सच जानने के लिए गौरव श्रीवास्तव यहाँ से आगे बढ़े और आगे जाकर उनकी मुलाकात हुई टीन के छत के नीचे जैसे तैसे गुजारा करने वाले 85 साल के इस बुजुर्ग बाबू अप्पा से। जो कभी जालना शुगर फैक्ट्री का शेयर खरीद कर मालिक की तरह थे, लेकिन शुगर फैक्ट्री बंद होने के बाद कर्ज के जाल में ऐसे फंसे कि बर्बाद हो गए और बुढ़ापे का इकलौता सहारा जवान बेटे ने खुदकुशी कर ली। जालना शुगर मिल के बर्बाद होने के साथ साथ कई ऐसी कहानियां हैं जहां पर परिवार बर्बाद हो गए, कर्जे में डूब गए, कईयों के परिवार में लोगों ने आत्महत्या कर ली और आज वो लोग इस तरह के हालात में रहने को तैयार हैं। इस वक्त हम जालना में ही हैं और ये जिस टीन के मकान में हैं, दरअसल ये वो पिता हैं जो इस वक्त अकेले हैं उम्र के इस पड़ाव में, और इनके बेटे ने 2015 में आत्महत्या कर ली क्योंकि वो उसी जालना की फैक्ट्री मिल में काम करता था। वहाँ पर काम धाम बंद हुआ, तनख्वाह मिलना बंद हुई, कर्जा चढ़ गया और उसके बाद उनके पिता ने 2 एकड़ की अपनी जमीन को भी बेच दिया ताकि वो कर्जे से मुक्ति पा सके। आपकी जिंदगी का सहारा था आपका बेटा, हाँ चला गया वो कर्जे की वजह से। मग कर्ज द्यावं लागलं, ते पोरग होतं मग ते शेतीचा माल काढ जाई, ते गेला मग माल कोण काढतं, मग महिन्याचे बेच झाली, काय करू, लोकांचं कर्ज घालतो। ये दर्द क्या है, ये तड़प कैसी है, क्यों इन किसानों की बेबसी और लाचारी के पीछे गंभीर आरोप यहाँ के रसूखदार नेताओं पर लग रहे हैं? ये समझने से पहले आपको जालना शुगर फैक्ट्री का स्वर्णिम इतिहास जानना होगा। गौरव श्रीवास्तव, जालना, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ, नवभारत। और वक्त एक ब्रेक का, लेकिन खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत।